गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट सेकंड के 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है हमारा आज का नाम है इस चैप्टर का खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंधन। यानी घर में कोई भी कार्य हमारे जब होता है या कोई भी फंक्शन हम करते हैं तो उसमें खान पान और भोजन सेवा की हम व्यवस्था करते हैं। तो इसके लिए हम पहले से प्लानिंग करते हैं, तब कहीं जाके वो हमारा कार्य जो है सक्सेस हो पाता है। ये हम रिसेंटली ऐसे आयोजन हम नहीं कर सकते, इनकी हम पहले से एक प्लानिंग करते हैं और उसके लिए हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, अधिगम उद्देश्य कि इस चैप्टर के माध्यम से हम क्या सीखेंगे। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप निम्न को समझ पाएंगे। देखिए, फर्स्ट, विभिन्न प्रकार की खान पान व्यवस्थाओं यानी कैटरिंग और भोजन सेवाओं तथा उद्योगों में प्रयुक्त की जाने वाली विविध प्रकार के खान पान संबंधी सेवाएं। सेकंड, खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने की संभावना तथा उपलब्ध जीविकाओं के अवसर। और लास्ट है, भोजन सेवा पेशेवर, यानी एक प्रोफेशन भी होता है ना, कैटरिंग का काम बहुत से लोग करते हैं, तो एक हम पेशे के रूप में भी इस कार्य को कर सकते हैं। यानी भोजन सेवा पेशेवर बनने के लिए अपेक्षित ज्ञान और विभिन्न कौशलों को विकसित करने की आवश्यकता भी हमें होती है, तभी हम कैटरिंग का काम कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं कर सकते। कोई आम आदमी कैटरिंग का काम नहीं कर सकता है। जिसको इस चीज़ का ज्ञान हो, उसमें कौशल हो, तो ही वो इस कार्य को बखूबी कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। तो अब है इसकी प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, कि वाकई में ये होता क्या है। हर रोज़ सैकड़ों की संख्या में लोग विभिन्न कारणों से घर के बाहर आते जाते रहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपने घर से कुछ घंटों या दिनों के लिए बाहर जाता है तो उसे खाने पीने के लिए भारी साधनों पर ही निर्भर होना ही पड़ता है। अक्सर ऑफिस में लंच ले जाने के बावजूद भी व्यक्ति को चाय, कॉफ़ी, जूस या हल्के फुल्के अल्पाहार इत्यादि के लिए बाहरी साधनों पर ही निर्भर होना पड़ता है। इसके अतिरिक्त भी ऐसे ढेरों कारण हैं जिसकी वजह से लोगों को ऐसी सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है, जिससे वह जब चाहें और जहां चाहें भोजन उपलब्ध हो सके। ऐसी सभी सेवाएं खान पान व्यवस्था अर्थात कैटरिंग उद्योग द्वारा प्रदान की जाती है। विभिन्न प्रकार की कैटरिंग सेवाएं घर के भोजन की अपेक्षा कहीं अधिक तथा भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाती है। अब देखिए, प्रस्तावना में क्या बताया गया है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, ये तो है ही कि हम घर से खा के जाते हैं, ठीक है, और या फिर हम टिफ़िन भी ले जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जब फुल टाइम होता है, जैसे 9 से 5 बजे का टाइम है, तो आप सुबह आप घर से थोड़ा नाश्ता करके जाते हैं, तो आप 1 डेढ़ बजे आपका लंच जब होता है आप लंच कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी 3-4 बजे आपको कुछ न कुछ चाहिए होता है। तो चाय कॉफ़ी तो चाहिए ही चाहिए हर इंसान को, चाय कॉफ़ी के साथ हल्का फुल्का कुछ ले भी लेते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम घर से तो नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बाहरी जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो कैंपस में कैंटीन है, उन्हीं पे हम डिपेंड रहते हैं। यदि मान लो हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो भी हमें बस में, ट्रेन में, इनमें भी हमें थोड़ा अल्पाहार चाहिए होता है, तो वहाँ पर भी हम कुछ ना कुछ ले लेते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम घर से नहीं कर सकते, इसलिए हम किस पर डिपेंड रहते हैं, बाहरी चीज़ों पर हम डिपेंड रहते हैं, बाहरी सेवाओं पर हम डिपेंड रहते हैं। फिर है भोजन सेवा उपलब्ध कराने वाली सेवाएं खान पान व्यवस्था अर्थात कैटरिंग सेवाएं कहलाती हैं। अब देखिए, इसमें कैटरिंग सेवाएं क्या कहलाती है, जो भोजन सेवा उपलब्ध कराने वाली सेवाएं जो होती है, और दूसरा खान पान व्यवस्था करने वाली जो संस्थाएं होती है वो कहलाती है कैटरिंग सेवाएं। भारत में प्राचीन काल के दौरान जो भी यात्री विभिन्न कारणों से यात्रा करते थे, वह आश्रय तथा भोजन के लिए मुख्य रूप से धर्मशालाओं पर ही निर्भर होते थे, क्योंकि उस समय किसी प्रकार की होटल व्यवस्था नहीं होती थी। हमारे देश में धर्मशालाओं का प्रचलन आज भी है और ये आज भी वही कार्य कर रही है जो कि सदियों पहले करा करती थी, अर्थात धर्मशालाएं
आज भी रहने तथा खाने के लिए एक सस्ता स्थान उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त धार्मिक स्थलों और मंदिरों में आने वाले भक्तों को प्रसाद या लंगर खिलाने की परंपरा भी सदियों से चली आ रही है। उसी प्रकार रमज़ान के महीने में बहुत से लोगों को उस समय भोजन कराया जाता है जब वे रोज़ा खोलते हैं। उपरोक्त सभी स्थितियों में अधिक मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। अधिक मात्रा में भोजन ऐसे लोगों द्वारा बनाया जाता है जो उसे आवश्यकता के अनुरूप मात्रा में बनाने के लिए सक्षम एवं निपुण होते हैं। आज आधुनिकीकरण तथा सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन के कारण भोजन सेवा और भोजन प्रबंधन एक मुख्य उद्योग के रूप में उभर रहा है। भोजन सेवा और भोजन प्रबंधन का एक उद्योग के रूप में उभरने का सबसे मुख्य कारण यह है कि आजकल ऐसे भोजन की मांग तेजी से बढ़ रही है जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ साफ सुथरा, स्वास्थ्यवर्धक हो तथा आकर्षक ढंग से परोसे गए हो तथा कुछ परिस्थितियों में अधिक समय तक टिक सकने वाले अर्थात जल्दी खराब न होने वाले हो। देखिए, आज जो खाना बनता है, आधुनिकीकरण का जो युग चल रहा है, ये सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों के परिवर्तन के कारण आज भोजन प्रबंधन एक उद्योग के रूप में भी उभर करके आ रहा है। कैसे? जैसे आज बड़े बड़े होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, साइबर कैफ़े और भी कई ऐसे होटल्स हैं, छोटे छोटे या कुछ बड़े भी हैं। तो ये सब एक उद्योग धंधा बन गया है लोगों का। फिर है, पिछले कुछ वर्षों में हुई वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी प्रगति ने बड़े पैमाने पर भोजन तैयार करने वालों की गतिविधियों को आसान तथा कारगर बना दिया है। कैसे बना दिया है? देखिए, ऐसी गतिविधियां अधिक प्रभावी हैं, भोजन की सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार लाने वाली तथा फिर भी कम थकाने वाली है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटरों के प्रयोग ने भी इस कार्य में बहुत अधिक योगदान दिया है, जिससे केवल रिकॉर्डों के रखरखाव, हिसाब आदि रखने के लिए ही नहीं बल्कि भोजन के ऑनलाइन ऑर्डर, विश्व के विभिन्न भागों में विनिर्मित होने वाले खाद्य सेवा संबंधी विभिन्न उपकरणों की जानकारी और विभिन्न व्यंजनों को बनाने की विधियां भी यहाँ से प्राप्त की जा सकती है। अब देखिए, आपने देखा होगा, आज हमें कोई भी चीज़ नहीं बनानी आती है तो हम क्या करते हैं, किसकी हेल्प लेते हैं? गूगल की हेल्प लेते हैं। गूगल से हम कुछ भी बनाना सीख सकते हैं। फिर है कि भोजन बनाने के लिए जो उपकरण काम में आ रहे हैं, नई नई मशीनें जो काम में आ रही है, जो हमें ज़्यादा व्यंजन भी हमारा अच्छा बनता है, लेकिन उसमें हमें थकान भी नहीं होती है। बहुत सारे मेंबर्स का भी हम बना सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें उतनी थकान नहीं होती, क्योंकि वो हम किससे बना रहे होते हैं? उपकरणों के माध्यम से बनाते हैं। इसीलिए ऐसी सारी चीज़ों की जानकारी हमें आज किसके माध्यम से मिल रही है? गूगल के माध्यम से मिल रही है। हर कार्य हमारे आजकल ऑनलाइन हो रहे हैं। यदि मान लीजिए, ऑनलाइन कैसे? जैसे कि कोई भी चीज़ मंगवानी है तो हम घर बैठे ऑनलाइन कर देते हैं, और जो भी है होटल, वहाँ से हर चीज़ की डिलीवरी घर तक हो जाती है। उसका शिपिंग चार्ज हालांकि होता है, और इससे लोग वहाँ न पहुँच करके घर बैठे भी ये सुविधा ले लेते हैं। तो इस प्रकार से आज की जो जीवन शैली है हमारी बहुत ही आगे पहुंच चुकी है, और इसकी बनाने की शिक्षण विधियां भी आजकल हम यूट्यूब पर देख करके हर चीज़ को ईज़िली बना सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आज बिना बनाए या भूखे रह सके। अब है कैटरिंग। भाई, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कैटरिंग के बारे में, और सर्विस मैनेजमेंट, फूड सर्विस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब इसका क्या महत्व है, आइए जानते हैं। कुछ इसके कारक दिए हुए हैं, उनके माध्यम से हम आगे की जानकारी हासिल करेंगे। कई वर्षों पहले तक बनाए जाने वाले भोज्य पदार्थों में बहुत कम विविधता थी, जिसके कारण भोजन बनाने के लिए
कम साधनों और साधारण कौशलों की ही आवश्यकता पड़ती थी, जबकि पिछले कुछ सालों से बढ़ते प्रदूषण, शहरीकरण, वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में वृद्धि, बढ़ते पर्यटन, विभिन्न पाक प्रणालियों और इंटरनेट के बढ़ते चलन के साथ साथ लोगों में विभिन्न क्षेत्रों के व्यंजनों का स्वाद लेने में बढ़ती चाह के कारण विभिन्न प्रकार के व्यंजनों और विशिष्ट प्रकार के क्षेत्रीय भोजनों की मांग बढ़ गई है। अब है भोजन सेवाओं के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब जो हम भोजन की जो सेवाएं दे रहे हैं उसका जो विकास कैसे हो, उसके विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन कौन से, आइए जानते हैं हम इनके बारे में। तो भोजन सेवाओं का विकास कैसे होता है, परंपरा और संस्कृति। देखिए फर्स्ट परंपरा और संस्कृति, सेकंड धार्मिक प्रथाएं, थर्ड हमारा औद्योगिक विकास और फोर्थ सामाजिक और अधिक परिवर्तन, नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी विकास और लास्ट हमारा वैश्वीकरण। अब हम इन पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं कि पॉइंट्स हमें क्या बताना चाहते हैं। परंपरा और संस्कृति, हर देश का अपना पारंपरिक एवं सांस्कृतिक इतिहास होता है। विभिन्न प्रकार के पारंपरिक भोज्य पदार्थ उसी संस्कृति का भाग होते हैं। खाद्य सेवाओं का प्रारूप तथा भोज्य पदार्थों एवं पकवानों का सम्मिश्रण प्रांतीय, जातीय, राजकीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थानीय मान्यताओं के अनुसार बदलता रहता है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में पोहा सामान्य तौर पर नाश्ते में परोसा जाता है, जो पंजाब और हरियाणा में पराठा, पूरी और सब्जी एक नाश्ते के रूप में होती है। फिर है धार्मिक प्रथाएं कि भारत विश्व भर में आध्यात्मिक देश माना जाता है। ठीक है, यहाँ अनेकों धर्म, प्रथाएं तथा उनसे जुड़ी मान्यताएं प्रचलित हैं, जिसका कुछ व्रत, उपवास अर्थात धार्मिक उत्सवों के दिनों में कड़ाई से पालन करते हैं। खाद्य सेवाएं उन दिनों में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को उसी तरीके से संशोधित करती है। उदाहरण के लिए नवरात्रि में अधिकतर होटल, रेस्तरां इत्यादि सात्विक भोजन अर्थात बिना लहसुन प्याज वाले खाद्य पदार्थों को विक्रय करते हैं। अब देखिए धार्मिक हमारी प्रथाएं हैं जो भी हमें हमारे खाद्य पदार्थों को या कैटरिंग को प्रभावित कर रही है। कैसे कर रही है, क्योंकि सभी जानते हैं कि भारत में तीज त्यौहार कुछ ज़्यादा ही मनाए जाते हैं। ठीक है, तो धर्म के आधार पर कुछ न कुछ चलता ही रहता है। तो लोगों को पता है, मतलब सबको पता है कि इस समय बहुत से लोग हैं जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाते हैं। तो वो लोग उस समय उन्हीं व्यंजन को ज़्यादा महत्व देते हैं और उन्हीं को बनाना पसंद करते हैं, ताकि लोग इनको निसंदेह होकर इनको ग्रहण कर सके या ले सकें। फिर है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है। औद्योगिक विकास के कारण रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं, जिसके फलस्वरूप लोगों का बड़ी संख्या में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन होता है। बहुत से लोग अस्थायी रूप से भी एक स्थान पर रहते हैं तथा अपने भोजन की व्यवस्था के लिए खाद्य सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। मुंबई में डिब्बा सेवा भोजन वितरित करने के लिए विश्व प्रसिद्ध सेवा प्रणाली है, यानी जो डिब्बा पैकिंग जो खाना आता है वो मुंबई में प्रचलित है। वहाँ पे खुले में नहीं दिया जाता है खाना, एक डिब्बा बंद करके दिया जाता है, जो कि कहाँ का फेमस है हमारे भारत में, मुंबई का। फिर है सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। आज का युवा वर्ग आर्थिक रूप से काफ़ी स्वतंत्र हो चुका है। इस आर्थिक स्वतंत्रता के कारण तथा पारंपरिक परिवारों की रूढ़िवादी मान्यताओं में परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ऑनलाइन ऑर्डर तथा रेस्तरां में खाना खाने का चलन बढ़ गया है। आजकल लोग बहुत छोटे छोटे उत्सव मनाने के लिए भी कैटरिंग सेवाओं का उपयोग करने लगे हैं। इससे भी खाद्य सेवाओं की मांग तथा स्तर में वृद्धि हुई है, क्योंकि कोई भी छोटा सा फंक्शन होता है तो हर कोई क्या करता है, घर में खाना न बना करके कैटरिंग वालों को हाथों में ये काम सौंप देते हैं, तो वो बड़े बखूबी इस कार्य को कर लेते हैं। पैसा भी सही ज़्यादा नहीं लगता है और बहुत अच्छा कार्य हो जाता है। इसलिए हम किस पर डिपेंड रहने लग गए, आजकल कैटरिंग के ऊपर डिपेंड रहने लग गए हैं। फिर है प्रौद्योगिकी विकास। आजकल बहुत सी खाद्य कंपनियां जैसे कि स्विगी, जोमेटो आदि अपने ग्राहकों से ऑनलाइन ऑर्डर लेकर 24 घंटे में किसी भी समय विभिन्न प्रांतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाती है। ऐसी तकनीक के
विकास, कंप्यूटरीकरण एवं व्यावसायिकों की अत्यधिक व्यस्तता के कारण सब संभव हो पाया है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमें ये बताती है कि किस प्रकार से हम कैटरिंग को अधिक महत्व दे रहे हैं। फिर हमारा वैश्वीकरण। वैश्वीकरण किसी भी प्रकार के व्यापार तथा सेवाओं के उपभोग में बढ़ोतरी का मूल कारण है। वैश्वीकरण के कारण विश्व एक प्रकार से समाशात हो गया है, यानी एक जैसा लगने लगा है। कोई भी चीज़ कुछ टाइम में अपने घर तक पहुंच जाती है, चाहे वो देश से हो चाहे विदेश से हो। आवागमन की सरलता के कारण बड़ी संख्या में लोग व्यावसायिक अर्थात व्यक्तिगत कारणों से अनेक देशों की यात्रा करते हैं। इसके कारण दूसरे देशों के पारंपरिक भोजन आज भारतीय रसोई का तथा पारंपरिक भारतीय पकवान आज विश्व के किसी भी हिस्से में आसानी से हमें उपलब्ध हो जाता है। यही कारण है कि विश्व के लगभग सभी प्रमुख देशों के पारंपरिक पकवान जैसे पास्ता, मैक्रोनी, मंचूरियन इत्यादि आज सभी सेवाएं अपने मेन्यू में उपलब्ध करवाती है। यानी ये सब चीज़ें हमने आपने ये हालांकि अलग अलग देश की अलग अलग चीज़ें फेमस हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमें किसी भी हम होटल में जाते हैं तो एक मेन्यू जो वो डिसाइड करते हैं उनमें ये सारी चीज़ें होती है और ये सब जगह हमें मिल जाती है। और यहाँ भारत की कई चीज़ें जो फेमस है वो हमें विदेशों में भी मिल जाती है। तो पता रहता है कि यदि कोई इंडियन है तो वो क्या खाना पसंद करेगा, क्योंकि जो एरिया जहाँ पे होता है वहाँ पे उन लोगों को पता होता है कि यहाँ पे कौन कौन से देशों की किस किस कंट्री के लोग हैं जो यहाँ रहते हैं और वो क्या खाना पसंद करते हैं। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें उन रेस्टोरेंट्स में उपलब्ध हो जाती है।